का मतलब है लाइन से है, और आपने क्लास 9th और 10th में लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल स्टडी कर रखा है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल स्टडी कर रखा है, और उनका जब हम ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनता था। उन्हीं लाइंस का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो इस चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका हमें पता होना चाहिए, लाइक इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है, और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हम जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर विच इज स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हमें इस चैप्टर में स्टडी क्या करना है, वो है अपना इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन को समझने के लिए हमें एक एक्स वाई प्लेन बनाना होगा। जैसा आप जानते हो, एक्स वाई प्लेन बोल दो आप इसको, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दो आप इसको, या 2D या 2 डायमेंशनल प्लेन इसको आप बोल सकते हैं। इसके बारे में आप जानते हैं, which is x axis, this is x dash axis, this is y axis, and similarly this is y dash axis। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके बारे में जो नॉलेज है वो आपको होगी, ये हम मान के चलते हैं। तो हम स्टडी कर रहे हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। हमने बनाया एक एक्स वाई प्लेन, इट्स कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में आपको पता है ये जो एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन बोली जाती है, जो वाई एक्सिस होती है ये वर्टिकल लाइन होती है, और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होती है। किसी भी एक्स वाई प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी को जो प्रॉपर्टी है होती है वो यह होती है, या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी एक्स वाई प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन या तो वो एक्स एक्सिस ही होती है या वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है। इस एक्स वाई प्लेन में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, या तो वो एक्स एक्सिस होगी या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। वर्टिकल लाइन की बात करें, इसके अंदर कोई भी वर्टिकल लाइन होगी, वो लाइन या तो वाई एक्सिस होगी या पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। ये बात आप जानते हो, प्रीवियस क्लासेस में हमें ये बात बताई गई है और हम इस बात को जानते भी हैं। तो ये थी 2 इम्पोर्टेंट बातें जो प्रीवियस क्लासेस में आप जानते हो। कोई भी एक्स वाई प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, या तो वो एक्स एक्सिस होती है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, एक्स एक्सिस के अबोव या डाउन। वर्टिकल लाइन क्या होती है, या तो वो वाई एक्सिस होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, वो राइट एंड लेफ्ट कौन से भी साइड में हो सकती है। बिल्कुल सही। तो क्या हो अगर कोई नॉन वर्टिकल लाइन, क्या हो कोई नॉन वर्टिकल लाइन, सपोज एक नॉन वर्टिकल लाइन लेते हैं, लेट दिस इज ए लाइन L विच इज नॉन वर्टिकल। कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर से बता रहा हूं, कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन
एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, ये सेंटर से इस साइड का जो एक्स एक्सिस है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है विद एक्स एक्सिस, और ये जो एंगल है ये हमें जो मेजर करना है ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, यानी कि ये एंगल पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करने से ये एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और ये जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के अबोव बनेगा। अगर कोई नॉन वर्टिकल लाइन एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में कोई एंगल बनाती है और वो एंगल मेजर हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और वो एंगल अबोव एक्स एक्सिस होगा, तो इस एंगल को ही हम इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन बोलते हैं, या इसको ये भी बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन विद एक्स एक्सिस। आई होप आप इंक्लिनेशन समझ पाए होंगे। यहां पे जो थीटा है, थीटा जो है उसकी क्या वैल्यू होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये एंगल 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक हो सकता है, और बीच का कोई भी एंगल हो सकता है। उस केस में ये जो लाइन L है, जो नॉन वर्टिकल लाइन है, ये नॉन वर्टिकल ही रहने वाली है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है, सर अगर थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा, ये लाइन की क्या कंडीशन होने वाली है। अगर थीटा की वैल्यू 0 हुई तो इस लाइन की क्या कंडीशन होगी, या तो या कोइंसाइड करेगी विद एक्स एक्सिस, या ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, यानी सर इसका जो इंक्लिनेशन है वो 0 होगा विद एक्स एक्सिस। अगर ये इसके ऊपर कोइंसाइड करेगी तो भी इंक्लिनेशन 0, और अगर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुई ये लाइन L तो भी ये कोई भी एंगल नहीं बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ। इट मीन्स तब भी इसका इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस 0 ही रहेगा। और 180 के केस में भी यही बात होती है। रही बात बीच के एंगल की, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती एक्सेप्ट वन एंगल। अगर थीटा 90 हो, अगर थीटा 90 हो तो अब ये जो नॉन वर्टिकल लाइन है इस केस में ये लाइन वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल लाइन हो जाएगी। यानी सर ये या तो वाई एक्सिस बन जाएगी, यानी ये लाइन या तो वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी, या सर ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। और थीटा, और जो थीटा है वो 0 से बड़ा, 90 उसमें शामिल नहीं है, 180 से छोटा, तो उस टाइम पे ये लाइन
नॉन वर्टिकल ही रहेगी। तो इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है आप समझ पाए होंगे। जो एंगल होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी समझ पाए होंगे। थीटा 0 होता है तो लाइन की क्या कंडीशन होती है, 90 होता है तो लाइन की क्या कंडीशन होती है, और 180 होता है तो 90 लाइन की क्या कंडीशन होती है आप जान पाए होंगे। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन के बाद हम स्टडी करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। इस लाइन का स्लोप क्या होता है। तो मैं इसी डायग्राम से स्लोप बताने वाला हूँ। मैं इनको रफ कर देता हूँ, इस डायग्राम को रख लेता हूँ। तो अब जानते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा रफ कर दिया, डायग्राम को रख लिया हमने। जानते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। एक लाइन का स्लोप क्या होता है। अगर हम किसी लाइन का, नॉन वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन पता कर ले कि वो एक्स एक्सिस पे कितना इंक्लाइन है, कितनी झुकी हुई है, और अगर मैं इस एंगल का tan थीटा फाइंड कर लेता हूं, इस एंगल का मैं वैल्यू tan में फाइंड कर लेता हूं, या इस एंगल का टेंजेंट ऑफ थीटा फाइंड कर लेता हूं, तो मेरे को इस लाइन का स्लोप मिल जाता है। स्लोप ऑफ ए लाइन, जो एंगल होता है इंक्लिनेशन, उसका टेंजेंट फाइंड करने से स्लोप हमें पता चलता है। ये स्लोप ऑफ ए लाइन की डेफिनेशन होती है कि अगर आप कोई लाइन इंक्लाइन है, अगर उस एंगल का टेंजेंट निकाल लें, टेंजेंट ऑफ थीटा निकाल लें, तो यू विल बी गेट स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो इसको, इस एंगल को अगर मैं tan थीटा फाइंड कर लेता हूं, तो मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेता हूं, और इस स्लोप को मैं ग्रेडियंट भी बोलता हूं। आपको क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन या व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, तो सेम ही बात होती है। यानी जो इंक्लिनेशन है उसका टेंजेंट आपने फाइंड कर लीजिए तो आपको स्लोप मिल जाएगा उस लाइन का, वो इस एक्स एक्सिस पे वो लाइन कितना इंक्लाइंड है। अच्छा, इसको हम m से भी डिनोट करते हैं स्लोप को। मीन्स अगर मैं tan थीटा लिख दूं तो m मीन्स स्लोप ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंटेड बाय m ऑल्सो। दिस इज स्लोप ऑफ ए लाइन। इस लाइन के स्लोप को हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब एक बार आपको इंक्लिनेशन समझ में आ गया तो स्लोप समझना नॉट ए बिग डील। तो आप स्लोप समझ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से हम जानते हैं, अभी हमने उन बातों को जानना भी था कि थीटा 0, 90, 180 होता है तो क्या होता है। यहाँ पे भी हम उन बातों को जान लेते हैं। अगर आपको पता है सर थीटा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर मेरे को स्लोप tan 0 निकालना है तो ये क्या होगा, या तो लाइन एक्स एक्सिस होगी या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से tan 90 फाइंड करना चाहूँ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि tan 90 थीटा की वैल्यू अगर 90 आ जाए तो क्या होगा सर स्लोप। तो तुम्हें पता है टेंजेंट 90, tan 90 नोट डिफाइंड होता है। tan 90 की वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते। तो स्लोप ऑफ
tan 90 या ऐसा एंगल जो एंगल 90 हो, तो उस लाइन का स्लोप हम नहीं बता सकते। उस लाइन का स्लोप नोट डिफाइन होता है, या हमें ये कह दे वाई एक्सिस का स्लोप बताओ, ये भी नोट डिफाइंड होता है। या आपको कह दे कोई लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, इट मीन्स ये भी वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 ही बन रहा है, तो भी आप उसका स्लोप नहीं बता सकते, नोट डिफाइंड है। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है ये आप जाने। tan 90 भी स्लोप डिफाइन क्यों नहीं होता, क्योंकि tan 90 ही नोट डिफाइंड होता है, तो स्लोप उस लाइन का नोट डिफाइंड ही होगा। आइए इसके बाद हम जानते हैं, हमें ये तो पता चल गया कि मतलब इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है, और जो थीटा बनता है उससे हम उस लाइन का स्लोप पता कर लेते हैं। तो अगर ऐसा दे रखा हो थीटा, तो तुम आसानी से फाइंड कर सकते हो कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, उस लाइन का स्लोप क्या है, वो लाइन कितनी इंक्लाइन है, पता कर सकते हो आराम से, नो प्रॉब्लम। बट क्या हो अगर थीटा ना ही गिवन हो, थीटा गिवन ही ना हो, तो हम उस लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए उसको जानते हैं। इसको मैं कर रहा हूँ रफ। To find slope of a line, to find slope of a line when 2 points are given in a coordinate plane, when 2 points are given, 2 points are given in a कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन, तो एक XY प्लेन बना लेते हैं। एंड दिस इज y डैश एक्सिस। सपोज हमें एक लाइन L गिवन है और हमें इस बार ये एंगल नहीं गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं गिवन है, हमें इसके ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, इस लाइन की 2 पॉइंट्स गिवन है। अब हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। तो लेट सपोज जो एक पॉइंट है, ये जो है पॉइंट है, इसको मैं x1 y1 बोल देता हूँ, कोमा है बीच में, और इस पॉइंट को मैं x2 y2 बोल देता हूँ, कोमा है बीच में। ये 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट मेरे को गिवन है। ये पॉइंट सपोज A है, ये पॉइंट सपोज B है। आई होप आप देख पा रहे होगे, ये A है। अब हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं देखिए। मैं यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, यहां से भी एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, इस पॉइंट से y एक्सिस पे भी एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, और इस पॉइंट से भी y एक्सिस पे एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से यहां मैं ज्वाइन कर देता हूं। ये लाइन परपेंडिकुलर ही है। अब आप देख पाओगे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट तक, ये क्या है, x एक्सिस पे डिस्टेंस क्या होगी, x वाला पॉइंट होगी, तो ये x1 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट के लिए x2 डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, x2 माइनस x1, और ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगी, x2 माइनस x1। इसी तरह ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होती है, तो ये पॉइंट के अकॉर्डिंग ही इनकी लेंथ होती है। यहाँ पे ये पॉइंट है,
यानी ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये लेंथ कितनी है y1। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है y2। ये लेंथ कितनी होगी y2 माइनस y1। सपोज इसके साथ एंगल थीटा बन रहा था, मेरे को थीटा मालूम नहीं है, थीटा कितना है, थीटा मालूम नहीं है मेरे को, थीटा कितना है। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये थीटा यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा। तो ये थीटा और ये थीटा दोनों क्या है, सेम ही है। और जो मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पार्ट में अगर तुम tan थीटा फाइंड कर लो, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या है, y2 माइनस y1, एंड बेस क्या है, x2 माइनस x1। तो आपको मिल जाएगा tan थीटा। और आप देख पाओगे यही तो हमें फाइंड करना था। जब एंगल गिवन होता है तो tan उसमें उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें स्लोप मिल जाता है। बट क्या हो, एंगल गिवन ना हो, पॉइंट गिवन हो, उस केस में tan थीटा हम इस तरह डिराइव करके निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इनका रेशियो ले लेंगे तो आपको m मिल जाएगा, मीन्स स्लोप मिल जाएगा, m मिल जाएगा। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि सर अगर ये जो थीटा है, इस केस में जब ये लाइन इधर को इंक्लाइन है, यानी कि क्लोज टू एक्स एक्सिस है, तो इट मीन्स सर ये एंगल थीटा अक्यूट है। अक्यूट वाले केस में अपन y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 करके उनका रेशियो ले लेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा लाइन का। क्या हो अगर थीटा ओब्ट्यूज हो, क्या हो अगर थीटा ओब्ट्यूज हो। अगर ये थीटा ओब्ट्यूज होगा तो हम इसको इस तरह बना सकते हैं, आप देख पाओगे। तो मैं ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह बनेगी, बिल्कुल। यानी सर इसको मैं थोड़ा है ना और बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको हर पॉइंट दिखे। अब ये जो थीटा है ये अक्यूट है, सॉरी ओब्ट्यूज है। अब ये जो थीटा है ये ओब्ट्यूज है। अब ये जो पॉइंट है वो इस तरह है। अब x1 y1 यहाँ है, x2 y2 यहाँ है। तो आप वो ही काम करोगे सर, यहाँ पे आप है ना एक ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी पक्का। इनसे आप परपेंडिकुलर डाल लोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी, ये वाली ट्रायंगल। और इस वाली ट्रायंगल की ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ये तो y2 माइनस y1 ही रहेगी। और ये जो लेंथ है ना, ये इसमें x2 माइनस x1 थी और यहाँ पे ये आ जाएगी x1 माइनस x2। और ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है सर ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है सर, लीनियर पेयर बन रहा है, बिल्कुल। तो अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी 180 माइनस थीटा ही होगा। और जब यहाँ से मैं tan थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा, यानी tan 180 माइनस थीटा फाइंड करूँगा, तो क्या मेरे को यही नहीं मिलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x1 माइनस x2। इसमें x2 माइनस x1 था। तो अब यहाँ देखो tan 180 माइनस थीटा, tan थीटा ही होता है
बट विद माइनस साइन। आप जानते हो क्वाड्रेंट में जो एंगल्स हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू माइनस में होती है और 180 साथ में प्लस माइनस थीटा करके आता है, तो उसके अंदर नो चेंज होता है, यानी tan थीटा का tan थीटा ही रहेगा बट माइनस साइन आएगा। और यहाँ पे तुम माइनस कॉमन लोगे तो आ जाएगा x2 माइनस x1 और ये कॉमन वाला माइनस इससे कट जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये था, अगर आपको एक लाइन के 2 पॉइंट गिवन है, अब वो लाइन चाहे एंगल एक्यूट बनाए एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाए, आप ऑलवेज एक ही फॉर्मूला यूज कीजिए उस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। आपको हमेशा उस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो ये एक्यूट एंगल के लिए था और ये इसका डायग्राम ऑब्ट्यूज एंगल के लिए था, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डेरिवेशन मैंने इसलिए करके बताया है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। बस आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके उनका रेशियो लेंगे तो आपको उस लाइन का स्लोप मिलेगा। आई होप कि इस लाइन का स्लोप फाइंड करना हो और उसका एंगल ना गिवन हो, और 2 पॉइंट गिवन हो, तो आप उसका किस तरह स्लोप निकाल सकते हो आप जान पाए होगे। आइए कुछ और पॉइंट्स को डिस्कशन करते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें साफ दिखें, होच पोच ना हो, ताकि हर चीज़ समझ में आ सके। अगला पॉइंट हम जानते हैं कि कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, तो वही XY प्लेन बनाएंगे और फिर हम इसकी कंडीशंस को जानेंगे। आप जानते हो इन एक्सिस वाई एक्सिस इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज एक लाइन है, सपोज ये लाइन है अपनी L1, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल बना रही है। एक दूसरी लाइन है विच इज L2, वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बीटा एंगल बना रही है। अगर दो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक लाइन अल्फा एंगल बना रही है, एक लाइन बीटा एंगल बना रही है, और अगर वो दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो डेफिनेटली अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। इफ L1 इज इक्वल टू L1 पैरेलल टू L2, तो अल्फा बीटा के इक्वल होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ये अल्फा और ये बीटा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्फा और बीटा जो एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बनाती हैं वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं इसलिए होंगे। अगर मैं इसके कन्वर्स की बात करूं, कन्वर्स, इसके कन्वर्स की बात करूं, इफ
एल्फा इज इक्वल टू बीटा है, अगर अब हमें ये दे रखा है कि एल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो यहां से क्या होगा, यानी कि सर tan एल्फा इज इक्वल टू tan बीटा होगा, बिल्कुल। यानी सर यहां से m1 इज इक्वल टू m2 होगा। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, और यहां से एक बात और लिख सकते थे हम, एंगल इक्वल होंगे तो सर tan एल्फा इज इक्वल टू tan बीटा होगा, और सर m1 इज इक्वल टू m2, और अगर ऐसा होगा तो सर उनके स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है। कन्वर्स में क्या है, एंगल अगर इक्वल हैं तो सर tan एल्फा tan बीटा भी इक्वल होंगे, और सर m1 इज इक्वल टू m2 भी होगा, स्लोप भी इक्वल होंगे। और यहां से आप एक बात लिख सकते हो कि अगर जब ऐसा होगा तो एल्फा इज इक्वल टू बीटा आएगा, एल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। और आप देखोगे 0 से 180 तक के जो एंगल आते हैं, 0 से 180 तक का जो एंगल होगा टेंजेंट के अंदर, उसकी वैल्यू, हर एक एंगल की वैल्यू अलग होती है, हर एक एंगल की वैल्यू अलग होती है। अगर वहां पे tan एल्फा tan बीटा के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स अगर tan एल्फा tan बीटा के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स कन्फर्म है एल्फा इज इक्वल टू बीटा ही होगा। यानी वो दोनों एंगल अलग अलग नहीं है, वो दोनों सेम ही एंगल हैं, वो दोनों अलग एंगल नहीं है, वो दोनों सेम ही एंगल हैं जब हम बात करते हैं 0 to 180। और जब वो दोनों सेम ही एंगल हैं तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि भाई दोनों एंगल सेम हैं, दोनों एंगल सेम हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, ऑब्वियस पैरेलल ही होंगी। और ये जो एल्फा इज इक्वल टू बीटा है, यहाँ पे अगर मैं एल्फा इज इक्वल टू 180 प्लस बीटा भी लिख दूं तो भी ये दोनों लाइन पैरेलल ही होंगी, क्योंकि tan के अंदर जो tan फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड पाई, और जो फंक्शन होते हैं tan और cot का पीरियड पाई होता है और फंक्शन का 2 पाई होता है। ठीक है, तो इसको कई बार हम 2 पाई भी बोल देते हैं, क्योंकि पाई प्लस पाई 2 पाई होता है, तो पाई तो होता ही है इसका पीरियड। तो अगर 180 प्लस बीटा भी बोल लूँ तो ये सेम ही है, 180 उसमें करने के बाद उसके बाद जो एंगल आता है वो सेम ही एंगल आता है, क्योंकि एंगल्स बाद में रिपीट करने लग जाते हैं, सेम वैल्यू देने लग जाते हैं। तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस क्या थी कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो एल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, और एल्फा अगर बीटा के इक्वल है तो tan एल्फा tan बीटा के इक्वल होगा, और दोनों के स्लोप क्या आ जाएंगे, इक्वल। कन्वर्स में क्या है, कन्वर्स में हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि सर अगर m1 इज इक्वल टू m2 है, दो लाइन का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब सर tan एल्फा इज इक्वल टू tan बीटा है, यस सर। तो इसका मतलब एल्फा इज इक्वल टू बीटा है, यस सर। और जब एल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो ये कंडीशनल कंडीशन, और ये दोनों कंडीशन में हम डेफिनेटली यही कह सकते हैं कि दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। आई होप पैरेलल लाइन की कंडीशन आप समझ पाए होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके जो एंगल हैं वो इक्वल होंगे, मीन्स उनके स्लोप इक्वल होंगे, उनके स्लोप इक्वल होंगे। समझ पाए होंगे। अब हम जानते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। इसको मैं कर देता हूं रफ, ये आप समझ पाए होंगे।
कंडीशन 4, कंडीशन 4 परपेंडिकुलर लाइंस। कंडीशन 4 परपेंडिकुलर लाइंस। तो आइए एक 2 डायमेंशनल प्लेन बनाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि आपको वो स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ते टाइम जो क्लास 10th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सेक्शन फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, और सेंट्रोइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, मीडियंस क्या होती हैं, और सेक्शन फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला तो क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कि कहीं भी मैथमेटिक्स में आप खुद देखो ना, कभी आप प्रीवियस क्लासेस से अगली क्लासेस में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो प्रीवियस नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं हो तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। चलिए पढ़ते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। 2 परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं। सॉरी 2 परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज L1 एंड दिस लाइन इज L2। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मीन्स यहां पे एंगल जो है वो 90 का बन रहा है। ठीक है, अब ये जो L1 लाइन है ये सपोज इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, और जो L2 लाइन है इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ बीटा है। अब आप खुद यहाँ देख के बताइए, ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अब आप यहाँ से खुद देख के बताइए कि अल्फा प्लस 90 इज इक्वल टू बीटा होगा या नहीं होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बिल्कुल होगा। क्या मैं इसको मैं tan अल्फा प्लस 90 दोनों तरफ tan ले लेता हूं एंगल, tan बीटा, क्योंकि ले सकता हूं एंगल्स जो है 0 से 180 के बीच ही हैं, तो दोनों तरफ tan ले सकते हैं अपन। यहाँ से क्या आएगा, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस 90। tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस 90 क्या होता है भैया, 90 प्लस थीटा, अल्फा प्लस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और नेगेटिव भी हो जाता है, और उसका tan कोट में भी बदल जाता है। तो यहाँ से क्या आएगा इसका, माइनस कोट अल्फा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, -1/tan अल्फा, और इस tan अल्फा को यहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू -1, और tan अल्फा को m1 स्लोप बोल सकते हैं, tan बीटा को m2 स्लोप बोल सकते हैं, इज इक्वल टू -1। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। कन्वर्स की बात करें कि सर अगर स्लोप है, 2 लाइन का स्लोप गिवन है, उनका मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, क्या सर वो दोनों लाइन
परपेंडिकुलर होंगे क्या? यस होंगी। तो इसका प्रूफ जान लेते हैं क्यों होंगी। इसलिए होंगी कि m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। m1 को मैंने क्या लिखा था? m1 को मैंने tan अल्फा लिखा, m2 को मैंने tan बीटा लिखा और ये -1 आया। ठीक है सर। यहाँ से सर मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू -1 अपॉन tan बीटा। बिल्कुल सर। यहाँ से सर मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू सॉरी माइनस कोट बीटा सर। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप देखो ये जो माइनस कोट बीटा आया, ये कैसे आया होगा? ये आया होगा tan बीटा प्लस 90। आप करोगे तो आपको माइनस कोट बीटा ही मिलेगा। और ये आया होगा tan बीटा माइनस 90 करने से भी आपको माइनस कोट बीटा मिलता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा प्लस 90, यानी सर अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस 90, यानी सर अल्फा माइनस बीटा आ गया 90। और इस वाली कंडीशन से भी ये मैं यहाँ लिख देता हूँ tan अल्फा जो है, इस वाली कंडीशन से भी tan अल्फा जो है वो tan बीटा माइनस 90 होगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस 90 और यहाँ से होगा बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ से क्या आया था? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब खुद देखिए सर, अल्फा माइनस बीटा कर लो या बीटा माइनस अल्फा कर लो, हर बार क्या आ रहा है? 90। अरे जब इन दोनों के बीच में 90 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 90 का डिफरेंस है, तो यानी कि ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये हमेशा 90 डिग्री ही होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ये एंगल आता है, इन दोनों को ऐड करने से ये एंगल आता है। तो इन दोनों को ऐड करने से एंगल आता है। और अल्फा माइनस बीटा कर लो या बीटा माइनस अल्फा कर लो, हर बार इनके बीच में डिफरेंस 90 का है। इट मीन्स ये दोनों लाइन क्या होंगी? परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो जब कभी भी परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में आपको बोला जाए तो आपको ध्यान रखना है सर उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, यानी सर इसका उल्टा भी होगा सर, प्रोडक्ट -1 है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, तो क्या वो दोनों लाइन क्या होंगे? क्या परपेंडिकुलर लाइन होंगी। ठीक है। आइए एक और चीज़ जानते हैं, वो है अपनी कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। तो आइए उसको जानते हैं। इसको मैं कर देता हूँ रफ। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट का मतलब है, कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर हों। सपोज ये एक लाइन है, इसके ऊपर 3 पॉइंट हैं, ए, बी एंड सी। ये 3 पॉइंट इस लाइन के ऊपर हैं।
आपको पता है जब दो लाइन होती हैं और वो पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है। बिल्कुल, उनका स्लोप इक्वल होता है। और अगर ये दोनों ही लाइन एक पॉइंट से गुजरे, सेम कॉमन पॉइंट से गुजरे, तो उस टाइम पे ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। कैसे? आप अगर यहाँ आप स्लोप ऑफ ए बी निकाल लो, ए बी का स्लोप निकाल लो, ठीक है, निकाल लिया। लेट्स सपोज ये लाइन है और यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ पे बी है, तो मैंने इसका स्लोप निकाल लिया, ठीक है। बी सी का स्लोप निकाल लो, स्लोप ऑफ बी सी कोई और लाइन मान लो ये है बी सी, इसका स्लोप निकाल लिया, स्लोप ऑफ बी सी, और दोनों स्लोप क्या आ गए? इक्वल आ गए। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। दोनों स्लोप इक्वल आने का मतलब जानते हो, दोनों लाइन पैरेलल हो गई। दोनों स्लोप इक्वल आने का मतलब है सर दोनों लाइन पैरेलल हो गई, और दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। पैरेलल में वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, कॉमन पॉइंट क्यों होगा उसमें? बिल्कुल सर। तो सर अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं, स्लोप अगर इक्वल आ गए और एक पॉइंट कॉमन आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर उनमें एक पॉइंट कॉमन आ रहा है तो डेफिनेटली सर वो तीनों पॉइंट जो हैं ए बी सी जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर आएंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट सिर्फ पैरेलल लाइंस में ही आता है। और स्लोप अगर इक्वल हो गया तो वहां पे कंडीशन होगी पैरेलल लाइन ही होंगी। तो वो पैरेलल तो है नहीं, हाँ ये है कि वो दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है, और वो दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही हैं तो वो तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। तो इसीलिए हम तीन पॉइंट को कोलिनियर बोलते हैं। अगर मैं उन तीनों पॉइंट में ए बी का स्लोप निकाल लूँ, बी सी का स्लोप निकाल लूँ, और एक पॉइंट उनमें कॉमन आ गया, इसमें भी है वो पॉइंट, इसमें भी है, और स्लोप इक्वल आ गई, तो हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट हैं, वो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं। आई होप स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन पार्ट आप ये समझ पाए होंगे। मैंने कोशिश की है कि जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ मैं उसका प्रूफ भी बताता चलूँ, क्योंकि समझने में आसानी होती है। आई होप आप समझ पाए होंगे। आपका दिन शुभ रहे।